का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं हम परिभाषा डालेंगे दोस्तों। क्या डालेंगे, परिभाषा किसकी, विसर्ग संधि की। जो विसर्ग संधि है हमारी, विसर्ग संधि की परिभाषा। तो जल्दी से दोस्तों रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं और अपनी कॉपी और पेन लेकर के और देखते हैं, हेडिंग डालते हैं परिभाषा। विसर्ग संधि की जो परिभाषा है, किसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग नोट कर लें। तो जो विसर्ग संधि होती है, तो देखें जहाँ पर विसर्ग के बाद, किसके बाद दोस्तों, विसर्ग के बाद, जहाँ पर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इसको क्या कर लें, नोट कर लें। विसर्ग संधि की परिभाषा कि जहाँ पर विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद दोस्तों देखिए, ये आपका क्या है, रूल है, ये आपका कह दें कि नियम है। ये जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये आपके सामने नियम लिखा है। ये तो विसर्ग हो गया। ये जो दो बिंदी लगी रहती हैं, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं दोस्तों। ये जो बिंदी रखी हुई हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, विसर्ग। और इसी विसर्ग के बाद पूछ रहा है कि जहाँ पर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, तो यहाँ पर आपका स्वर भी हो सकता है और यहाँ पर आपका व्यंजन भी हो सकता है। लेकिन ये बात पक्की है दोस्तों कि ये प्लस जो चिन्ह है उसके पहले यहाँ पर क्या आएगा, विसर्ग आएगा। यहाँ कोई निश्चित नहीं है, प्लस के बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग का आना बहुत जरूरी है। अगर विसर्ग संधि है तो यहाँ पर क्या आएगा, विसर्ग आएगा। अब दोस्तों जो हमारे नियम बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ध्यान दें। यहीं से मैं आप लोगों को नियमों की ओर संकेत कर रहा हूँ कि ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन है। तो कुछ नियम ऐसे होंगे कि विसर्ग के बाद यहाँ पर जो भी आएगा उसके अनुसार होंगे, और कुछ ऐसे भी नियम हैं कि विसर्ग के पहले यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कुछ आएगा और उसके बाद, यानी विसर्ग के बाद और विसर्ग के पहले, इन दोनों स्थितियों को हमें देखना पड़ेगा, किसमें, नियमों में। तो आप लोग इस बात से परिचित हो गए होंगे कि हमें कहाँ पर ध्यान देना है। विसर्ग संधि है हमारी, ये भी आप ध्यान दे रहे हैं। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। और इसके जो नियम बनेंगे वो कैसे होंगे कि एक तो विसर्ग के पहले भी यहाँ देखना पड़ेगा और एक विसर्ग के बाद भी देखना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें और फिर इसके बाद चलते हैं विसर्ग संधि के जो नियम हैं वो क्या है। तालव्य सा होता, मूर्धन्य सा होता और दंत सा होता है। तो तालव्य, मूर्धन्य और दंत सा, ये तीनों सा आपके कहाँ जाएंगे, विसर्ग में जाएंगे। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देनी है कि इन तीनों जो सा हैं इनमें क्या लगी हुई है, हलंत लगी हुई है। मतलब आधा सा आपका कहाँ जाएगा, विसर्ग में जाएगा, पूरा सा नहीं जाएगा। तो इनमें से सबसे पहले हम एक सा को लेते हैं। पहला जो नियम है वो एक सा को लेंगे, एक सा को लेंगे, हम एक साथ नहीं लेंगे। तो लिखेंगे कि ये जो सा हैं ये किस में चले जाते हैं,
विसर्ग में चले जाते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या है देखिए, इसमें शर्त है विसर्ग। विसर्ग विसर्ग क्या है, ये दोनों बिंदियां हैं। विसर्ग के बाद क्या आता है, या तो चा आ जाएगा दोस्तों, या फिर छा आ जाएगा, या फिर कह दें कि सा आ जाएगा। ये 3 अक्षर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। विसर्ग के बाद चा, छा और सा यदि होता है, किसके बाद होता है, ध्यान देना, विसर्ग के बाद। तो विसर्ग लगा है यानी विच्छेद की बात का नियम है दोस्तों, ध्यान देना। विसर्ग के बाद यदि कह रहा है चा, छा, सा आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तो ये जो विच्छेद कर लेते हैं अपन, उसके बाद का नियम कहलाता है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें आ गई और यहाँ पर विसर्ग आ गया। और ध्यान दें, विसर्ग किस में जा रहा है, सा में जा रहा है। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसमें आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। मैंने लिख दिया आपके सामने निश्चल। क्या लिख दिया दोस्तों, निश्चल। तो अभी यहाँ से समझ में नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको विच्छेद कर लेंगे तो होगा नीह प्लस चल होगा। क्या होगा, नीह प्लस चल होगा। अब देखते हैं हम नियम की ओर। यहाँ नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद, तो दोस्तों ये तो हुआ आपका विसर्ग। उसके बाद चा, छा, सा, ये तीनों में से कोई एक अक्षर मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, देखिए चा मिल गया। मतलब पहले आपको क्या मिला, विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या मिल गया, चा मिल गया। तो क्या कहा गया है कि विसर्ग का सा हो जाता है। तो ये जो विसर्ग है इसकी जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, सा हो जाएगा। चल देखिए ज्यों का त्यों बना रहा, नी ज्यों की त्यों बनी रही। तो देखो चल लिखा है, नी लिखी हुई है। अब क्या होगा, ये विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो ये सा भी आ गया यहाँ पर। अब जब पुनः इस शब्द का क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे हम, इस शब्द का हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। तो ये सा पुनः किस में चला जाएगा, विसर्ग में चला जाएगा। जी आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरा उदाहरण दोस्तों देखते हैं। तो जो दूसरा उदाहरण है वो है आपका दुःशासन है, दुःशासन। अब देखिए इसमें भी, अब यहाँ क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद चा, छा, सा भी आ सकता है, ध्यान दें। तो इसमें देखिए सा आया है, तो क्या हो जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा, इसमें शासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शासन शब्द हो गया। इसके बाद जो आधा सा है ये विसर्ग में चला जाएगा। तो क्या बचेगा, दूह, दूह प्लस शासन हो गया। यानी ये जो आधा सा है यहाँ पर, ये किस में चला गया, विसर्ग में चला गया दोस्तों। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें और फिर देखते हैं हम अगला नियम, दूसरा नियम। जो दूसरा सा है यानी मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा की क्या शर्त है इसको और देखते हैं अपन। तो इसमें कहा गया है कि विसर्ग, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले कहा गया है। क्या विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई या फिर छोटा ऊ आए, और विसर्ग के बाद। तो विसर्ग के पहले देखिए क्या पूछ रहा है, विसर्ग के पहले या तो छोटी ई की मात्रा होगी या फिर छोटा
ऊ की मात्रा होगी। और उसके बाद यानी विसर्ग के जो बाद है वो क्या होगा, या तो कह रहा है का होगा, या फिर खा होगा, या फिर पा होगा, या फिर फा होगा, और या फिर कह दें कि सा होगा। बात समझ में आई मेरी, कि विसर्ग के पहले छोटी ई या फिर कह दें छोटा ऊ आए, और विसर्ग के बाद का खा पा फा हो। ठीक है, तो इसमें से क्या है, सा भी है। क्या है, ये सा भी है शामिल। और इसके बाद दो अक्षर और शामिल हो जाते हैं, कौन कौन से, टा और ठा भी शामिल हो जाते हैं। टा और ठा शामिल हो जाते हैं। तो इनमें से कुछ भी आ जाए दोस्तों विसर्ग के बाद, इनमें से कोई भी अक्षर आपको मिले, किसके बाद मिलेगा, विसर्ग के बाद मिलेगा, तो फिर हम क्या कह देंगे, आए विसर्ग के बाद इनमें से, ठीक है, कोई वर्ण आए तो विसर्ग आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें, और फिर इसके बाद चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल पे। उदाहरण देखते हैं, हमारे उदाहरण क्या हैं। तो उदाहरण से क्या होता है कि स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हाँ, जो उदाहरण दिए गए हैं, जो नियम बनाया गया है, उस नियम में वो उदाहरण लागू होता है या नहीं, और उदाहरण भी हमें समझ में आ जाता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कर लें और उसके बाद देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण में दोस्तों लिखा मैंने निष्फल लिखा, निष्फल लिख दिया। इसके बाद निष्पाप लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, निष्पाप लिख दिया। इसके बाद निष्कपट भी लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, निष्कपट भी लिख दिया। अब देखते हैं हम क्या है कि अब हमने इसका विच्छेद किया तो बना निह प्लस फल बना दोस्तों, निह प्लस फल। तो यहाँ क्या कह रहा है कि विसर्ग की पहले छोटी ई या फिर छोटा ऊ आए। तो देखिए विसर्ग की पहले क्या है, छोटी ई की मात्रा है। इसके बाद कह रहा है का खा पा फा सा टा ठा, इनमें से आ जाए। तो यहाँ पर क्या मिल गया, हमें फा मिल गया दोस्तों। तो विसर्ग की पहले ई भी मिल गई, अब विसर्ग के बाद फा भी मिल गया। तो फिर कह रहा है विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो ये जो विसर्ग है ये किस में चला गया, सा में चला गया। देखिए शब्द में क्या हो गया, सा हो गया दोस्तों। अब ये शब्द मिलेगा हमें, तो इस सा को हम किस में चेंज कर देंगे, विसर्ग में कर देंगे। जैसे ये हमारा क्या हुआ, शब्द हुआ, तो इस सा को हमें क्या करना है, विसर्ग में बदल देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता है। तो देखते हैं क्या होगा, इसका बनेगा निह प्लस पाप बनेगा। क्या बनेगा, निह प्लस पाप बनेगा। इसके बाद निष्कपट जो है, इसमें भी वही स्थिति है कि सा के बाद यानी विसर्ग के बाद हमें क्या मिल गया, का मिल गया। उसके पहले विसर्ग की क्या मिल गई, ई मिल गई। तो सा किस में चला जाएगा, विसर्ग में, यानी निह प्लस कपट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये नियम समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी क्या कर लें, इसको नोट कर लें। में कहा गया है दोस्तों कि विसर्ग के बाद यदि ता था और सा आता है तो विसर्ग
का सा हो जाता है। ये नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसा ही है जैसे पहले सा का था कि विसर्ग के बाद यदि क्या आता है, ता, था और सा आता है, तो जो विसर्ग है हमारा वो किस में चला जाएगा, सा में चला जाएगा। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, तो इसमें हमने लिखा दोस्तों निस्संदेह लिखा। क्या, निस्संदेह लिखा। इसके बाद निस्सार लिख दिया, निस्सार लिख दिया। तो ये क्या है दोस्तों, शब्द हैं। अब इसके बाद निस्तार भी लिख सकते हैं, निस्तार भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं इनका विच्छेद क्या है दोस्तों। तो निस्संदेह, तो ये जो सा है ये किस में चला जाएगा, विसर्ग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि विसर्ग के बाद या तो ता होगा या था होगा या फिर स्वयं क्या मिलेगा, सा मिलेगा। तो यहाँ हमें सा के बाद क्या मिला, सा मिला। तो ये जो सा के पहले सा है, इस सा को हम क्या करेंगे, विसर्ग में बदल देंगे। ठीक है, तो हमारी ये क्या बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी। तो क्या करेंगे कि नीह हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदेह। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए विसर्ग के बाद ये जो विसर्ग है उसके बाद ता, था या सा, तो विसर्ग के बाद यहाँ पर हमें क्या मिल गया, सा मिल गया। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। जब इससे हम शब्द बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये सा में बदल जाएगा विसर्ग। इसी प्रकार से निस्सार है, तो यहाँ भी वही है कि नीह प्लस सार हो जाएगा। इसके बाद निस्तार है तो क्या बनेगा, नीह प्लस तार बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्या करने हैं, तीनों प्रकार के सा आपको विसर्ग में परिवर्तित करना है। तो जल्दी से जल्दी इनको नोट कर लें और इसके बाद फिर देखते हैं अगला नियम। अगला नियम जो विसर्ग संधि है उसका अगला यानी कह दें दूसरा नियम देखते हैं क्या है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग पहले नियम को नोट कर लें, इसके बाद देखेंगे हम दूसरा नियम। तो पहले नियम में दोस्तों तीनों सा के नियम, 3 नियम बताए मैंने। पहले नियम के अंदर तीनों प्रकार की जो सा हैं उन सब के नियम हैं। तो पहला नियम आप लोगों को देखना नहीं भूलना है, क्योंकि एक नियम के अंदर 3 नियम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों जो दूसरा नियम है। अब हमने हेडिंग डाली दोस्तों नियम नंबर कौन सा, नियम नंबर 2 जी, हेडिंग डाली हमने। तो इसको भी आप लोगों को क्या करना है कि जल्दी से जल्दी नोट करना है और देखना है कि दूसरा जो नियम है वो क्या है। जो दूसरा नियम है उसमें हमने लिखा दोस्तों विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। ये हमने क्या लिखा, दूसरा नियम लिखा। तो ध्यान दें दोस्तों, जितनी भी हमारी संधियां हैं उन संधियों में सिर्फ हमें ओ कहाँ मिल रहा है, एक तो विसर्ग संधि में मिला और एक जगह ओ मिलेगा हमें गुणस्वर संधि में। तो यदि हम कह दें कि छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आ जाता है तो फिर कह दें ओ हो जाता है। तो ये कौन सी संधि हो गई, ये तो हो गई दोस्तों
गुण स्वर संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। लेकिन यहाँ भी देखिए हमें क्या मिला? ऊ मिला है। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि आ के बाद दोस्तों क्या नहीं आएगा? ऊ नहीं आएगा। ये बात हमें ध्यान ले। अगर शब्द में देखें कि आ के बाद यदि ऊ आ रहा है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। और यदि नहीं आता है तो फिर कह दें कि विसर्ग संधि होगी। तो नियम देखते हैं। नियम क्या होता है कि इसमें कह रहा है, इसी का नियम है, ध्यान देना। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले तो हो गया छोटा आ और विसर्ग के बाद कह रहा है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या रा ला व, ये अक्षर दिए हैं दोस्तों कि वर्ग का तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है और फिर कह रहा है तीसरा चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, या भी हो सकता, रा भी हो सकता, ला भी हो सकता, वा भी हो सकता और हा भी हो सकता है। क्या हो सकता? हा। आता है तो अब यहाँ क्या लिया हमने? विसर्ग। क्या लिया है? विसर्ग लिया। विसर्ग के पहले, ठीक है, आ और विसर्ग के बाद तीसरा या चौथा वर्ण आता है या इनमें से कोई आता है तो क्या होगा? तो ये विसर्ग है, ध्यान देना। विसर्ग को हमें किस में बदलना है? ओ में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? आता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। ये बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी बड़ी आसानी से। आज जैसे हमने शब्द लिखा, एग्जाम्पल लिखा दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें, इनको नोट कर लें। मैंने लिखाया आपके सामने मनोज। चलिए, अब इसी तरह से क्या होता है, गुण संधि में भी शब्द आते हैं। तो गुण संधि में आप लोगों को पता है कि आ के बाद क्या आना चाहिए? ऊ आना चाहिए। तो एक तो हमें यहीं से पता चल जाता है सीधा सीधा शब्द को देखते ही, जैसे हमने एक लिख दिया मनोज लिख दिया और दूसरा मैंने लिख दिया मनोहर लिख दिया दोस्तों और तीसरा लिख दिया महोदय लिख दिया। तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा गुण संधि का उदाहरण है और कौन से गुण संधि के उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों जब इनका हम उच्चारण करेंगे, जिस शब्दों का देखो हमें वो तीनों में मिल रहा है, लेकिन एक शब्द एक ऐसा है जिसमें आ के बाद क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। क्या आ रहा है? आ के बाद क्या आ रहा है? ऊ। अगर ऐसा स्थिति या ऐसा कह दें कि हमारे अंदर उत्पन्न होता है या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है या ऐसा दृश्य उपस्थित होता है तो कह देंगे वहाँ पर गुण संधि होगी। तो जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो ध्यान देना, वो दो जगह मिलता है तो दो जगह में से एक जगह का कह दे भ्रम हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि जो ये शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको ध्यान देना है, गौर से ध्यान देना है कि जैसे ही आपको ओ में उच्चारण करते हुए पहुँचेंगे तो वहाँ पर ऊ निकलता है या नहीं निकलता। अगर निकलता है तो कौन सी संधि? गुण संधि। अगर नहीं निकलता तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि होगी। ये आपको कह दें कि बिना नियम याद किए इतना आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हमने उच्चारण किया मनोज, मनोज। तो
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊ तो निकल नहीं रहा है। तो क्या करेंगे हम कि जो ओ है, जो ओ की मात्रा है, जिस अक्षर में ओ की मात्रा लगी है उसी अक्षर के बाद हम क्या करेंगे, विसर्ग लगा देंगे और बाद में जो भी बचेगा उसको लिख देंगे। यानी ओ कहाँ चला गया, विसर्ग में। अब नियम क्या कहता है कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा किसके बाद, विसर्ग के बाद। तो यहाँ पर क्या आ गया देखिए, चा, छा, जा, ये तीसरा अक्षर आ गया हमारा यहाँ। ठीक है, तीसरा अक्षर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो हम इस विसर्ग को किस में चेंज करेंगे, ओ में कर देंगे, विसर्ग हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, मनोज बन जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनके विच्छेद करना है। तो जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, नोट कर लें आप लोग। ऐसे मनोहर का करेंगे तो लिखेंगे, मनोहर का लिखेंगे मनहा प्लस हर लिखेंगे। अब आप लोग क्या करोगे, महोदय का उच्चारण करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, महा प्लस उदय बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम इसको कह देंगे कि ये कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है, यानी इसमें विसर्ग संधि नहीं है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से जल्दी इनको नोट कर लें। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो पिछली वीडियो हैं वो सारी की सारी वीडियो देखना है, कॉपी में नोट करना है, क्योंकि जो आप लोगों का 10वीं 12वीं का ब्लूप्रिंट है मैं उसी के अनुसार आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और दोस्तों यदि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। बिना सब्सक्राइब के ये वीडियो ना देखें, क्योंकि वही आप लोगों का उत्साह है जिससे मेरा क्या होगा, उत्साह बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों को कह दें कि और अच्छी से अच्छी जानकारी और अच्छी से अच्छी ग्रामर और अच्छा से अच्छा तरीका बताने का प्रयास करूँगा। आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।